सबसे पहले आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। महेंद्र सिंह डांगी सरकारी सेवा से जब रिटायर हुए हैं, तो उसके बाद हम लेखन में आ गए। ऐसे तो लेखन की प्रवृत्ति हमको बचपन से ही थी। जब मैं कम उम्र के था, विद्यार्थी जीवन में था, उसी समय भी कविताएं लिखता था, छपती भी थी। कॉलेज में जो टाइम में गए तो उस समय भी, और जब शिक्षा सेवा में गए तो स्कूलों में जो पत्रिकाएं निकलती थी उस समय भी। हमारे पिताजी रामायण के बहुत मर्मज्ञ थे और रामायण महाभारत की कहानियां कहा करते थे, और हमारी प्रवृत्ति साहित्य की ओर इसी समय से हुई और मैं लिखना शुरू किया। साहित्य की प्रेरणा हमको उसी से मिली। फिर पत्रिकाओं में लिखने लगा। रिटायरमेंट के बाद हम पूर्ण रूप से साहित्य साधना में लगे। अभी तक मैंने 18-19 किताबें लिख चुका हूँ। बहुत सी किताबें छपी हुई है, 7-8 को। 2 किताब तो हमारी बिहार सरकार ने राष्ट्रभाषा विभाग के द्वारा 2 किताबें छपवाई। एक चंद्रगुप्त खंड काव्य है और दूसरी किताब जो सम्राट अशोक है वो अभी दिल्ली में छप रही है। मध्य प्रदेश के डांगी समाज में हमारी 2 किताबें छपाई। डांगी समाज का एक इतिहास जो बिहार में छपी थी, उसका 2य संस्करण अब स्टॉक नहीं है समाज में, लोग मांगने के लिए आते हैं। समस्या है कि वो किताब फिर छपनी चाहिए, 3रा संस्करण। प्रयास में हूँ कि वो हो जाए। तो अब तो अभी साहित्य साधना में मैं लुप्त रहता हूँ। साहित्यकार के रूप में ही मैं अपने समाज में या बाहर भी जाना जाता हूँ। तो अगला सवाल हम लोग लेते हैं कि जैसे आप साहित्य रचना करते हैं और साहित्य के प्रति आपका लगाव है, तो आप जिस समाज से आते हैं, डांगी समाज से, उस पर भी आपने रिसर्च किया और कुछ किताबें लिखी हैं, तो उसके बारे में ज़रा विस्तृत रूप से बताइए। हाँ, निश्चय ही समाज के बारे में हमने बहुत कुछ शोध किया है। तो सबसे पहली किताब हमारी आई डांगी समाज एवं साहित्य। इसको दिखा दीजिए जरा। ये हमारी सबसे पहली किताब है। 2य संस्करण इसका भोपाल इंदौर में हुआ। इसमें ऋग्वेद काल से लेकर के आज तक इस जाति की उत्पत्ति, प्रसार और जहाँ जहाँ जातियाँ हैं उस सबका वर्णन है। इस किताब में न केवल डांगी समाज की उत्पत्ति का वर्णन है, पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि डांगी राजवंश के जितने भी राजकुल है उन राजाओं का भी इसमें विवरण हुआ है। और यह जाति अनादिकाल से किस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान पतन, राजनीतिक सांस्कृतिक परिस्थितियों से गुजरते हुए आगे बढ़ा है। यह राजकुल आगे चल करके छोटे छोटे राजाओं में बदला, जमींदार में, कृषक में, आदिवासियों में भी इस सारी चीज़ों का इसमें चित्रण हुआ है। इसकी शुरुआत तो डंका रंग से हुआ है। एक किताब में मैं लिख रहा हूँ आगे चल करके, उसमें आपके समाज का पूरा चित्रण, विशेष विवरण है। इससे तिगुना चुगुना लिखाएगा उसमें। उस किताब का नाम है दंडकारण्य। दंडकारण्य ये है या तो उसमें दंडकारण्य क्या है, पौराणिक अध्ययन सब किया है, उसको हम शोध में संग्रहित किया है। दंडक राज्य क्या था? दंडक राज्य के राजा दंड थे और इस वंशावली के जितने लोग हैं उस सबका उसमें विवरण आएगा। इसमें भी तो बहुत है, राजाओं का वर्णन है।
आपको ऋग्वेद काल से जितने हमारे राजवंशी हुए हैं उस सब का विवरण है। शायद हमारा समाज नहीं जानता है, और यदि मैंने लिखा भी है तो उसको ग्रस्त नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त खंडकाव्य की भूमिका में भी मैंने बहुत इशारा किया है उस वंश का, लेकिन लोग केवल पढ़ लेते हैं। जो मैं चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, उस पर मनन लोग नहीं कर रहा है। एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि जो किताबें, देखिए, जाति के नाम पर यदि हम किताब लिखेंगे तो सरकार उसको स्वीकृति नहीं करेगी। तो इसलिए हमने चंद्रगुप्त खंडकाव्य लिखा, हमने सम्राट अशोक लिखा, और सम्राट अशोक में बताया, जैसे पहले बोले थे कि अशोक की माता सुभ्रदांगी थी, तो सुभ्रदांगी को हमने बहुत रिसर्च किया, खोजा। इतिहासकारों में मतभेद बहुत है। उस मतभेद को दूर करने, स्थापित कर दिया कि यह इसी वंश की थी, उज्जैन की थी। महारानी सुभ्रदांगी उज्जैन की थी, जबकि बौद्ध साहित्य में उसे श्रेष्ठी कुमारी कहा गया है। श्रेष्ठी का मतलब होता है व्यवसायी होता है, आपको शब्दकोश में व्यापारी होता है। इसलिए आपको बौद्ध साहित्य में भी या हमारे भारत के इतिहास में भी उसको श्रेष्ठी कुमारी ही कहा गया है। इसलिए हमारे समाज में संदेह हुआ कि तो क्या वैश्य कुमारी है सुभ्रदांगी? तो नहीं, वैश्य कुमारी नहीं है, वो हमारे कुलवंश का है। अब प्रश्न है कि कैसे वो लोग श्रेष्ठी कुमारी कहलाए, ये लोग वैश्य कैसे कहलाए, दांगी वैश्य कैसे बन गया? तो यह इतनी पुरानी जाति है कि इसने न केवल धर्म बदला है, व्यवसाय ही बदला है। आपको राजस्थान में एक बहुत हमारी जाति का एक अंश जो गया, उसने धर्म बदला। आपको लूनी तट है, नदी है, वहाँ पर ओसिया कोई जगह है, ऐसा ही नाम का कोई गांव, वहाँ के रहने बहुत बड़ी संख्या थी दांगियों की, वे जैनी बन गए। तो जैनी बन गए तो ओसवाल जैनी हो गए। अब वो ओसवाल जैनी आप पता कीजिएगा कि हिंदुस्तान के हर एक भागों में है, लेकिन अब दांगी वास्तव में उनमें दांगियों का रक्तवंश है, लेकिन उन्हें धर्म बदला। देखिए, यह इस जाति की शाखाएं इतनी बड़ी है और इतना पुरातन है कि उसमें डूबना, मंथन करना बहुत कठिन काम है। जब मैं लिख रहा था, अशोक लिख रहा था, तो भय लग रहा था कि इस इतने बड़े समुद्र से हम कैसे उसको खोज पाएंगे कि नहीं। लेकिन सरस्वती की आराधना किया, सफलता मुझे मिली। तो विशाल जाति है। अब उत्पत्ति का प्रश्न आपका है, उसको मैं जवाब देता हूँ। आज से इतिहासकार लोग तो 4000 वर्ष कहते हैं, लेकिन हमने उसको गणना किया है पाश्चात्य विद्वानों के आधार पर। हमने पूरा उस किताब में दिया है, पाश्चात्य विद्वानों के आधार पर और भारतीय ज्योतिष के आधार पर हमने गणना किया है कि राजा दंड का जो काल है वह ईसा से 4700 वर्ष पूर्व का है। ऐसे आपको मध्य प्रदेश में दंगवाड़ा में खुदाइयाँ हुई है, तो खुदाइयों में ये लोग कहते हैं कि 4000 वर्ष पहले का है, लेकिन मैं उसकी मान्यता नहीं दी हूँ, क्योंकि हमारा जो शोध है, गणना है, उसके आधार पर राजा दंड का काल, जिसके हम लोग वंशज हैं, राजा दंड का काल आपको ईसा से 47 वर्ष शुरू हुआ है। आज से जोड़िएगा तो उसमें 2000 जोड़ दीजिए, तो 2000 वर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत पुराना यह वंशावली है। तो राजा दंड हुए हैं। पुराणों में दंडक राज्य का वर्णन है, ब्रह्मांड पुराण में, वायु पुराण में, बहुत से पुराण में, पद्म पुराण में भी राजा दंडक राज और राजा दंड का विस्तृत वर्णन हुआ है। ऐसा हुआ कि उस समय दंड का दंड
जंगली पहाड़ी सब एरिया था, और यह जाति जंगली पहाड़ी एरिया में भी रही, जिसको दांग कहते हैं। डांग नहीं, डांग तो अंग्रेजी शब्द है, दांग कहते हैं। और राजा दंड जो था से हम लोग दांगी बने। तो ऐसा हुआ कि एक प्राकृतिक विपत्ति आई, उस जंगली क्षेत्र में दावानल का विस्फोट हुआ। पुराणों में लिखा है कि ऋषि ने श्राप दिया और जंगल को भस्म कर दिया। किसी के श्राप से जंगल नष्ट नहीं होता। देखिए, पुराण जो है सो साहित्य है, हम लोग इतिहास लिखते हैं। साहित्य इतिहास में अंतर ही है कि इतिहास किसी भी वर्णन का सत्य चित्रण करता है, 100% सत्य लिखता है। साहित्यकार इतिहास को लिखता है लेकिन उसको कल्पना का आवरण देता है। मैं समझता हूँ कि साहित्य क्या है, एक ऐसी नारी है जिसको सज धज करके बढ़िया बना के सुंदर बनाया गया है। इतिहास क्या है कि नग्न सत्य है। तो इसीलिए लोग कहता है कि पुराण झूठा है। हमसे बराबर लोग प्रश्न करता है कि पुराण सही है, रामायण सही है। मैं कहता हूँ कि पुराण सही है लेकिन साहित्यिक है, उसमें अनुश्रुतियाँ हैं, कल्पनाएं हैं। तो दधे मथ के घृत निकालते हो, उसी तरह से हम लोग पुराण से उसकी सत्यता को निकालते हैं। और मैंने उसमें पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि दंडकारण्य में ऋषि ने श्राप दिया, आग की वर्षा हुई, 8 दिनों तक बरसते रहा। तो साहित्यकार का चित्रण है। वास्तव में वहाँ दावानल हुआ था, और दावानल होने से कहा हुआ कि दंडकारण्य राज्य का विनाश हो गया, ध्वस्त हो गया। फिर वर्षा हुई, फिर जंगल हो गया। रामायण काल आते आते आपको रघुवंशी राम जो दंडक राजा दंड की वंशावली में भी आते हैं, तो उससे कई वर्ष पहले हम उस की बात कर रहे हैं कि विवस्वत मनु के तीसरी पीढ़ी में हमारा दंडक राजा दांगी राजा था, या राजा दंडक हुआ था। और उसके 14-15 पीढ़ी के बाद रघुवंशी राम हुए, और वहीं पर गए थे, आपको उसी क्षेत्र में गए थे जहाँ पंचवटी है, नासिक है, उस क्षेत्र में बसे थे। उस समय दंडकारण्य का क्षेत्र जो था सो विंध्य प्रदेश से लेकर के नासिक है, गुजरात है, मालवा प्रदेश है, उस सारा क्षेत्र में वह फैला हुआ था। बहुत बड़ा राज्य था। पुराणों तो में तो कहता है कि 100 योजन में था फैला हुआ। हमने उसको गणना किया है, लिखा भी है। तो बताया कि दावानल हुआ, और दमन हुआ तो सारा राज्य जो सो बिखर गया। इसमें सच्चाई है। आज भी बहुत से देशों में आपने सुना होगा, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेजन की घाटी में जो जंगल लग गया है। आज के विज्ञान के युग में यदि वह जंगल नहीं बूझ सकता है तो उस जमाने में कैसे जंगल बुझा होगा। ऋषि श्राप उनका से कहीं जंगल नहीं हुआ, उसी से नष्ट हो गया। और जो हमारा वंश था, राजा था, राजकुल था, राजा के जो जितने स्वजन थे, परिजन थे, राजकुल के लोग थे, यहाँ तक कि दूसरे लोग भी थे, प्रजा थे, वहाँ से हट कर के चले गए आपको, और भारत के विभिन्न भागों में फैल गए। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि दांगी जो शब्द है, 2 तरह के दांगी हैं। एक राजकुल का, राजा दंड का जो वंशज है वो भी दांगी है, रक्त संबंध उनसे हमारा है। लेकिन जो राजा दंड का जो क्षेत्र था, एरिया था, वहाँ के रहने वाले निवासी थे, वे भी दांगी कहलाते थे। जैसे आप कहा आपने कि वहाँ दांग में सब लोग दांगी कहलाता है, तो बड़ी हमको खुशी हुई कि जो हमारी मान्यता है उसको आप समर्थन दे रहे हैं। जबकि हम पहले लिख चुके हैं, अपनी किताबों में लिखा है कि दंडक राज्य में एक राजकुल था का वंशी, राजा दंड के रक्तवंशी थे, स्वजन थे, परिजन थे, और उस राज्य में रहने वाले जितने लोग थे
वे भी दांगे ही कहलाते थे। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आज का उदाहरण दे रहा हूँ। वहाँ आपको हरियाणा में आनंद सिंह दांगी नाम सुना है? जी। आनंद सिंह दांगी थे और मंत्री भी थे। संदेह हुआ, उपेंद्र नाथ वर्मा से पूछा, उस समय थे जिंदा, तो वो जाट है। तो जैसे वहाँ गुजरात में दांग में सब लोग दांगी कहलाता है, तो इसलिए दो तरह के दांगी थे वहाँ की प्रजा। वो भी जहाँ भी गए अपने को दांगी कहा, और दंड वंश के जो राजवंश के लोग थे, उस गोत्र के लोग थे, वो भी दांगी हुए। अब उसको अलग करना एक बहुत कठिनाई होती है। अच्छा, केवल दांगी नहीं थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, शूद्र भी थे वहाँ। कहाँ? दंडक राज में। तो राज्य का विघटन हुआ, राज्य जब छिन्न भिन्न हुआ तो सब वहाँ से भारत के विभिन्न भागों में चले गए। तो चले गए तो ब्राह्मण लोग जो थे वो भी दांगी कहलाते थे। आप कश्मीर में दंडौतिया ब्राह्मण है, वो दांगी ब्राह्मण नहीं कह के अब दंडौतिया हो गए हैं। हम आपको वहाँ कहा कि धर्म बदला, वहाँ जो कि ओसवाल जैनी लोग हैं, तो अभी भी बहुत से दांगी हैं। कभी कभी भ्रम होता है। एक दिन इन्होंने कहा, इनका तो नरोत्तम जी का नाम लिया, अफसर हैं कोई, तो हाँ, तो दांगी उनका टाइटल है, हमारे डॉक्टर वंशी नहीं है। हाँ, समझ गया, गोत्र उनका दांगी। हाँ, गोत्र हुआ। आपको दांगियों का भी बहुत सा गोत्र हो गया है कि जैसे देखिए, बुंदेलखंड तो हमारा एरिया है, मालवा हमारा एरिया है। एक मालव दांगे होते हैं, बघेल दांगे होते हैं, बघेल गोत्र के भी दांगे होते हैं। जहां तक हम दिक्कत इसलिए होता है कि टाइटल जो है, मध्य प्रदेश वाले ठाकुर रखते हैं टाइटल। आपको राजस्थान में कुछ ठाकुर भी है, दांगी पटेल, पटेल भी हैं, ये सब भी हैं। तो जगह के अनुसार है। आपको राठौर वंश है, लेकिन झंझट क्या होता है कि राठौर दांगी भी हैं, राठौर राजपूत भी हैं। मध्य प्रदेश में दांगी ठाकुर भी हैं और दांगी ठाकुर भी हैं, राजपूत ठाकुर भी हैं। अब कहिए कि दांगी राजपूत क्या है? हमने लिखा है इस बुक में कि राजपूत बनाम दांगी। राजपूत एक बहुत नया शब्द है। भारत में बौद्ध युग के इतिहास में राजपूत शब्द बना। हमारे साहित्य में, पुराण में राजपूत शब्द है नहीं। समझ गए ना? हम आलोचना नहीं कर रहा हूँ किसी जाति का, किसी वर्ग का आलोचना, हम इतिहास की बात कर रहा हूँ कि मध्य युग में राजपूत शब्द का निर्माण हुआ। और यह जाति राजपूत जाति थी, इतनी सशक्त जाति थी कि सारे भारतवर्ष में सत्ता पर लोग सत्ता में आ गए। और जो पुराने हमारी जो जाति थी, इनके प्रभाव के सामने, ताकत के सामने इनकी छवि खत्म हो गई और ये छोटे छोटे रजवाड़े हो गए, कहीं कुछ हुआ, स्थिति इनकी खराब हो गई। तो हम कहना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में जो दांगी है वो अपने को राजपूत कहना चाहता है। झांसी के कौन थे दांगी हमारे यहाँ आया वो करते थे, बहुत बुजुर्ग थे, शंभुनाथ दांगी। उनका घर आपको झांसी किले के पास है। 500 दांगे थे जो कि झांसी की लड़ाई में मारे गए थे, लेकिन अभी 10-12 घर वहाँ झांसी में हैं। शंभु दयाल जी यहाँ हमारे यहाँ आए थे। तो शंभु दयाल दांगी हैं, वही जो हैं सो, लेकिन ये बुंदेला दांगी है, पता है? बुंदेला दांगी होते हैं और एक मालवी दांगी होते हैं। मध्य प्रदेश का दांगी समाज मालवियों को दांगी समझता नहीं है। बुंदेलों को कैसे तो शामिल कर लिया समझ में नहीं आता है। लेकिन बुंदेलों में भी छत्रसाल को ही लोग नहीं मानता है। इसलिए नहीं मानते हैं कि एक दांगी समाज को युद्ध में मार डाला। वहाँ के सुंदर ठाकुर ने कहा, सर आप लिखा है, लेकिन वह तो
हम क्या कीजिएगा, जाति जाति में लड़ाई होती है, राजा राजा में लड़ाई होती है, इसलिए हमारे वंश का तो है ही है, लेकिन छत्रसाल लोग से नहीं, वो लोग हैं आपको बगल में ही मालवा है, मालवी दांगी लोग हैं कि सब मालवी दांगे ये लोग हैं। तो वहाँ झांसी वाले जो हैं कोई बुंदेला दांगी है। आपने कहा होगा कि हमने सुनी बुंदेलों के मुख से, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। तो झांसी की रानी दांगी नहीं थी। हमको आश्चर्य है कि उस राजमहल में दांगियों की एक बहुत बड़ा जमात था, उनका गुप्तचर था, सेना था, सब दांगी लोग ही थे जो युद्ध में मारे गए थे। वही शंभु दयाल का वंश आया था हमारे, आप नहीं आए थे, सब हमारी कहानियां हमको कह रहे थे। तो बुंदेला दांगी भी है, तो कहीं बुंदेला है, कहीं राठौर हैं। तो हाँ, हम कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में या आपको राजस्थान में हमारी जाति के लोग बहुत बड़ा संकट है, अपने को करना चाहते हैं कि राजपूत का है। चूंकि राजपूत जाति जब सत्ता में आई तो यह इनका राजवंश था, बहुत ताकतवर था, तो ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हमें उसी वंश के हैं। अरे तुम्हारा वंश तो बहुत उससे भी ऊंचा है, तुम राजपूत बनने के लिए क्यों परेशान रहते हो। हमको बहुत उससे आत्मा में कष्ट होता है, लेकिन मध्य प्रदेश वाले लोग अपने को चाहते हैं। राजपूत तो एक नया शब्द है, मध्य प्रदेश में यह शब्द बना है, ये प्रश्न को हमने किताब में लिखा है, समय मिले तो उस पॉइंट को पढ़िएगा। तो एक नई मध्य प्रदेशी, ये मैं नहीं कहता हूँ कि सारे राजपूत विदेशी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन राजपूतों में बहुत से ऐसा वर्ग है जो कि विदेशी है। जब विदेशियों का भारत में आक्रमण हुआ, मौर्य सत्ता समाप्ति के बाद जब विदेशियों का आक्रमण हुआ हमारे देश में, तो वही विदेशी लोग क्या है, हिंदू धर्म में प्रवेश कर गए। कोई शैव बन गया, कोई वैष्णव बन गया, कोई मंदिर बनाया, आप इतिहास पढ़ेंगे पता चलेगा, तो सब बन गया। और शैव बन गया, वैष्णव बन गया, हिंदू समाज में घुस गया, राजपूत कहलाया, सत्ता में आ गया, ये सब किया। लेकिन पुराने कुल के भी राजपूत हैं, राजपूतों को 36 कुल बताया गया है, उसमें ये कुल दांगी कुल है। तो उस 36 कुलों में भी ये लोग शामिल हो गए। एक कहानी है कि राजस्थान के पहाड़ी प्रदेश में यज्ञ हुआ था, हमने इसका चर्चा किया था, और उस यज्ञ में इन विदेशियों का देशीकरण किया गया। देशीकरण मैं कह रहा हूँ, लेकिन यज्ञ हुआ था, यज्ञ के अग्नि से 4 गो जवान निकले थे, और उन जवानों में जो वंश चलाया अग्नि वंश था, और चलाया तो कोई चौहान हुआ, कोई सब हुआ, 4 गो 5 गो इस जाति हुआ, और वो 36 कुलों में शामिल हुआ। इस रहस्य को हमने मध्य प्रदेश वालों को बहुत बार समझाया भी, समझे गए कि लेकिन हमारा जो है सो रूट है, मूल है। जब चूंकि हम ऋग्वेद काल से ही हम ले रहे हैं, तो हमारा मौलिक है। तुम क्यों परेशान हो अपने को राजपूत करने के लिए। हमारा उसमें मध्य प्रदेश से भी और यहाँ भी आपको उन लोगों को भी कहा, राजस्थान में भी, कि तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो। इसका मतलब है कि तुम अपने की महिमा को घटा रहे हो। माने कि आज वो बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि तुम उस जाति कहोगे तो तुम उस श्रेष्ठता, तो तुम्हारी बहुत पुरानी श्रेष्ठता है, गौरव गरिमा है। तो इसलिए बहुत सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। एक नई सूचना मैं दे रहा हूँ, शोध किया है उसी में, कि मालवी दांगी जिसे कह रहा हूँ, मालवों का राज बहुत पुराना है। आपको इसका वर्णन ऋग्वेद में है। शैव हैं, मालव है, ये सब हैं। और जब मौर्य साम्राज्य का विघटन जब हो गया, मालव राज्य था आपको पंजाब में, मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया तो लोग वहां से चले आए, और राजस्थान के चंबल घाटे में लोग बस गया, और बस करके वहां मालव, नया मालव, नवस्थापित मालव गणराज्य की स्थापना किया। विक्रम नाम का एक हमारा बहुत बड़ा योद्धा था, विक्रम दांगी, और उसने विक्रम संवत चलाया।
आज जनश्रुतियों में कहा जाता है कि विक्रमादित्य नाम का कोई राजा था जो विक्रम संवत चलाया। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि विक्रम नाम का राजा नहीं, विक्रमादित्य नाम का राजा था, उसने विक्रम संवत चलाया था। खैर जानकारी उन्हें नहीं है, ये लोग की बनती है, यह कुछ इतिहासकार को लिख दिया है। लेकिन वास्तव में मालवों